जय जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें यूट्यूब पे जिंदा रखें। मित्रों, आपसे आपको एक खबर देनी है, खबर नहीं देनी है, एक बात बतानी है कि कल और परसों मैं आपको एक बहुत महान शौर्यवान वीर योद्धा से आपको मिलवाना चाहता हूँ। उसका नाम है प्रतापराव गुजर। मैंने 2-3 बार अपने एपिसोड में प्रतापराव गुजर का नाम लिया है, लेकिन मुझे लगा कि भाई मराठी पाठ्य पुस्तकों में ही उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं था तो आपको तो क्या ही पता होगा, इसलिए मैंने उसके पॉइंट्स निकाले हैं। तो कल और परसों ये 2 एपिसोड में मैं प्रतापराव गुजर की पहचान आपसे करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। जयाप्पा की नागौर में हत्या हुई, ये तो हमने देखा है। उस वक्त मल्हार राव बहुत भावनाविवश हुए थे। भावनाविवश होते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा तो विश्व ही उद्ध्वस्त हुआ, और वो यथार्थ भी था, क्योंकि शिंदे और होलकर ये 2 हिंदवी स्वराज्य की आंखें थी जो उत्तर दिशा में फैली रही। ये 2 ऐसे हीरे हमारा हिंदवी स्वराज्य को मिले थे, जिन्होंने बाजीराव के सपनों को प्रत्यक्ष धरती पर उतारने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और आज नहीं, 3 दहाइयों से वो बाजीराव के साथ रहे। मित्रों, जैसे श्री शिवराय के तानाजी मालुसरे थे, प्रतापराव गुजर थे, बाजी प्रभु देशपांडे थे, तद्वत मल्हार होलकर और मालोजी शिंदे बाजीराव के साथ थे। शिंदे और होलकर के बिना मराठी साम्राज्य का ये जो विस्तार है वो सोचना भी नहीं बनता है। 1755 के दादा के साथ जो कुंभेरी प्रकरण हुआ, उसके अलावा ये दोनों शिंदे और होलकर, ये दोनों धुरंधर एक साथ 10 सालों में हमने नहीं देखे। 1756 में जयाजी के भाई दत्ताजी और पुत्र जानकोजी, ये चाचा भतीजे की जोड़ी दक्षिण आई थी। जनवरी 1758 में प्रसिद्ध सिंदखेड़ की निजामाली के विरुद्ध लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में ये शिंदे प्रत्यक्ष सहभाग लेने सिंदखेड़ आए थे। उसके बाद मई 1758 में दत्ताजी स्वयं के विवाह के लिए श्रीगोंदा गए। श्रीगोंदा में ही बाद में जनकोजी भी उन्हें वहीं मिला। विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद सीधा जनकोजी उज्जैन गया। उज्जैन में सैन्य जुटाकर बूंदी गया। गुमान सिंह गिरासिया के हरगढ़ पे जनकोजी ने आक्रमण किया। गुमान सिंह का पराभव किया, और पराभव करके जनकोजी का खेचीवाड़ा, राजगढ़, पाटन और बुंदीकोटा, इन 4 छोटी रियासतों में उसने जीएसटी वसूली की, और वो वसूली करके जनकोजी जयनगर पहुंचा। वहां माधव सिंह से 20 लाख रुपए जनकोजी ने वसूल किए। उदयपुर के राणा ने जनकोजी से मदद मांगी। जनकोजी ने हाँ कहा, तो राणा के मदद मांगने पर जनकोजी ने शिवपुर की गढ़ी काबिज कर ली। 3 महीने जनकोजी शिवपुर में ही जनकोजी ने निकाले हैं। मेवाड़ के विजय सिंह का तो स्वभाव बचपन से ही बड़ा विचित्र रहा। मैंने काफ़ी सारा विजय सिंह के बारे में चर्चा की है। विजय सिंह और मराठों में कभी भी एक वाक्यता नहीं हो सकी। हमेशा दोनों के बीच संशय के बादल बने रहे। आखिरकार वो होलकर की वजह से सुलह हो गई, लेकिन वो मुंह दिखाई थी, मन से नहीं थी। समय वर्षा ऋतु का था, तो राघोबा दादा लाहौर से लौटा था।
बीच रास्ते में जनको से मिला। जनको ने उसका भव्य स्वागत किया। वहाँ उसने दादा को नजीब के कांड कारस्थानों से अवगत करवाया। दादा के मन में भी वही था। दादा ने नजीब के पारिपत्य का विचार स्पष्ट रीत्या जनको के सामने रखा। दादा ने कहा, इस अभियान में 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अगर खर्चा हो तो मैं सह सकता हूं, लेकिन नजीब को नहीं छोड़ना है। ये स्पष्ट विचार राघवा दादा के थे। लेकिन नजीब को मल्हार राव ने तो अपना धर्म पुत्र का दर्जा दे रखा था। रोहिलखंड में कुरुक्षेत्र से कुंजीपुरा तक 24 लाख राजस्व का क्षेत्र होलकर ने नजीब के हवाले कर दिया था। जयनगर के माधव सिंह, मेवाड़ के विजय सिंह भी ऐसे ही धर्मपुत्र मानसपुत्र मल्हारबा ने बना के रखे थे। क्या कारण था वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन दादा इस बार मल्हारबा से प्रचंड नाराज था और उसने वो सार्वजनिक तौर पे अपनी नाराजगी पहली बार दिखाई भी है। जनको के सामने राघोबा दादा ने अपना पूरा अंतर्मन खोल के मल्हारबा के विरुद्ध अपना विचार रखा है। ये विचार रख के जनको से मिलके दादा वहां से निकल गए। तो उसके पीछे मल्हारबा भी इंदौर लौटते वक्त बीच रास्ते जनको से मिले। जनको प्रथमतः मिलने को बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन वयस्क तो मल्हारबा थे, तो मल्हारबा स्वयं जनको से मिलने उसके शिविर में गए। रिश्ते में मित्रों वो पुरानी गर्मराहट होती है ना, वो दिखाई नहीं दी। लेकिन फिर भी मल्हारबा वहां पे 2 हफ्ते शिविर में रुके। जनको से परेशानी का कारण जाना। नजीब का विषय जैसे शुरू हुआ तभी मल्हारबा तुरंत बोल पड़े कि नजीब की सहायता से भागीरथी पे पुल बनवा लो, और उसके बाद पुल बनवाने के बाद अवध पे हम सब विजय चाल करेंगे। इसीलिए नजीब का साथ रखना आवश्यक है। ये मल्हारबा का लॉजिक था। और भी बड़ी बड़ी बातें मल्हारबा ने जनको को सुनाई और वो निकल गए। जाते समय तुकोजी होलकर को 2000 फौज के साथ जनको के शिविर में रख कर निकल गए। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। होलकरों के बिना ये दादा की उत्तर भारत की जो नई योजना थी ना, जो उसने नए पीढ़ी के नए मराठे सरदारों को बोली थी, वो मल्हारबा के गले नहीं उतर रही थी। ये असली कारण था। पेशवा को उत्तर भारत से दूर रखने का प्रयास मल्हारबा तकरीबन 1745 से ही कर रहे थे। यहाँ अपने जो नवविवाहित दाम्पत्य थे, दत्ताजी और उनकी सुविद्य पत्नी भागीरथी बाई, उनके साथ जनको की अर्धांगिनी भी थी, काशीबाई। ये चारों बीच रास्ते राघोबा दादा से मिले। वहाँ दत्ताजी के साथ नारोशंकर भी था। दादा ने फिर अपनी टेप चलाई। दादा वहाँ दत्ताजी के सामने वो सब बोला जो जनको के सामने ऑलरेडी बोल पड़ा था। आगे दादा निकल गए। आगे मल्हारबा उनसे उज्जैन में मिला। ये शिंदे, दोनों शिंदे को वही घिसा पिटा टेप मल्हारबा ने भी चलाया कि भाई संधि वार्ता कितनी आवश्यक है, युद्ध में पैसा बहुत खर्चा होता है, वही बुद्धिवाद, वही उसके उनका मंसूबे, वही कूटनीति मल्हारबा ने दत्ताजी और नारोशंकर को सुनाई। अब ये नजीब को लेके पता नहीं मल्हारबा इतने आग्रही क्यों थे। दोनों बार जब दादा वहां से निकला है वो शिंदे से मिले हैं। अंतर्गत विवादों को सार्वजनिक करने जैसा ही शायद ये है।
मैंने पहले ही कहा था कि राघोबा दादा युवा था, अनुभव की कमी थी। दादा मल्हारबा आपका ही चेला था, आपका शब्द उसके लिए प्रमाण था। अब इतना सब होने के बाद भी आप सीधे राघोबा दादा के शिविर में जाके उससे क्यों नहीं मिले भाई? शिंदे से और बाकी के सरदारों से मिलने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट जाते राघोबा दादा के पास। नहीं गए, जनको जी से मिले, लेकिन जनको जी, मैंने जैसे कहा, नई सोच का, नई पीढ़ी का मराठी सरदार था, तो उसने मल्हारबा की हर बात को सिरे से अनदेखा कर दिया। लेकिन दत्ता जी मल्हारबा के चिकनी चुपड़ी बातों के चपेट में आ गए। अंतिमतः मल्हारबा ने सब समझा बुझाने के बाद दत्ता जी ने मल्हारबा के मंसूबों से सहमति जताई है। एक मुसलंडा नजीब गद्दार, उसको स्नेही बना के पास रखने के लिए मल्हारबा ने अपने सभी प्रमुख जितने भी मराठी सरदार थे उनके मन में संशय पिरोया था, उनके मन में शंका उत्पन्न कर डाली थी। पता नहीं कि ये मल्हारबा ने ऐसा क्यों किया। उत्तर से लौटते वक्त विठल, शिवदेव और विंसुरकर भी दत्ता जी से मिले। इन दोनों ने भी दत्ता जी के सामने मल्हारबा की टेप चलाई। प्रमुख सरदारों के मन में मित्रों बहुत सारे विविध प्रकल्प तैयार हो रहे थे। उसमें अब्दाली था, नजीब था, बिहार था, पठान था, ये बंगाल था, उड़ीसा था, सभी जितने भी प्रांत है सभी के लिए विकल्प तैयार थे। उस समय मित्रों सबको साथ बुला के सभी विषयों पर खुली चर्चा अगर नाना करवाता, सोचो, नहीं कि ये तो इतिहास है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे करना चाहिए था। आजकल भी हम ऑफिस में देखते हैं, हर शनिवार को या एक दिन ऑफिस वाले मीटिंग रखते हैं। पागल है क्या वो? क्यों मीटिंग रखते होंगे? समय समय पर मैनेजमेंट जितने भी उनके विभाग है उन विभागों को एक साथ सबके सामने सुनती है। क्या कारण होगा? विकल्पों की खुली चर्चा मैनेजमेंट के सामने हो, ये मैनेजमेंट की इच्छा होती है। हर एक विभाग के अपने अपने प्रश्न होते हैं, लेकिन शायद कहीं कभार उनका हल दूसरे डिपार्टमेंट वाले निकाल देते हैं। दुर्भाग्य है भारत का कि नाना को समय नहीं मिला, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से नाना भी कर्नाटक मुहिम में अखंड जा रहा था। राघोबा दादा को राजनीति की इतनी गहरी समझ नहीं थी, ना होने वाली थी। सबसे अनुभवी कौन थे? सबसे अनुभवी थे मल्हार होळकर। लेकिन मल्हार होळकर को भी शायद इस मीटिंग की विकल्प पे जो चर्चा होनी थी उसकी इम्पोर्टेंस उनको भी नहीं ली होगी। इसलिए नाना, नर्मदा तक भी नाना आते ना तो सब सरदार नर्मदा तट पर उनसे मिलने आते, लेकिन नाना नहीं गए। हिंदवी स्वराज्य के संकल्प के प्रति सभी ने एक पक्ष होकर एकता के साथ काम करना अपेक्षित था। नाना अपेक्षित नहीं था, वो उनका कर्तव्य था। ये सभी सरदार भूल चुके थे। रेवाड़ी के पास जनको जी और दत्ता जी ये आखिरकार एक साथ आए तो पता चला कि पंजाब में आदिन बेग मर गया है। वहां पे सिख लगातार 10 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। पंजाब में बहुत हल्ला गुल्ला मचा था। जनको जी के नजीब के खात्मे के विचार को दुर्भाग्य से उसके चाचा दत्ता जी ने जनको जी को समझा बुझाकर खारिज कर दिया। ये नजीब और मल्हार होळकर का ये प्लेटोनिक लव आपको नहीं लगता? हाँ, अजीब लगाव है, पता नहीं यार। जैसे वो राजपूत है ना, राजपूत अपनी कीमती जान अकबर से औरंगिया, सभी मुगल सरदार, ये पातशाह देख लो, इन पातशाहों के लिए हमारे राजपूत अपना कीमती खून उनके लिए बहा रहे थे। बताइए।
नजीब के लिए मल्हारबा ने अपने अनेक सरदारों को नाराज किया था, बताइए क्यों? एक उदाहरण आपको देता हूं कि एक सड़ा हुआ आम होता है ना, वो कैसे पूरे आम की पेटारे को सड़ा देता है। विश्व में सबसे बुद्धिमान गत 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति के केंद्र में बैठा एक नेता है। अब उन्होंने कांग्रेस का एक हिंदू विरोधी मोमिन AR अंतुले को मराठों के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था। मित्रों, भूलना नहीं चाहिए कि इसी AR अंतुले के काल में मुंबई में RDX लाया गया था। जो 13 बम ब्लास्ट हुए ना, उसका RDX इसी के काल में आया था। दुर्भाग्य है मेरा, क्यों? क्योंकि इसका गांव मेरे गांव के रास्ते में पड़ता है। कितना होगा वो? 36 और ये तकरीबन 55-60 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन यहाँ पुणे से मेरे गांव में जब जाते हैं तो बीच रास्ते इसका गांव पड़ता है, कोकण में। आज के ये हमारे आइंस्टाइन, चाणक्य, भारत के सबसे बुद्धिमान राजनेता, जिस राजनेता ने अपने दम पर 228 की विधानसभा में 100 विधायक भी चुन के नहीं लाए, ऐसा महान बुद्धिमान हमारा एक नेता है। ये तो विधानसभा का मैंने बात बताया। लोकसभा में भी इसने नया पक्ष निकाला, इस आइंस्टाइन ने, लेकिन कभी 20 MP भी चुन के नहीं ला पाया। वो मुंबई ब्लास्ट का घिनौना सुअर दाऊद, उसके साथ इसके संबंध कोर्ट में साबित हुए। लेकिन इतना होने के बाद भी आज वही नेता हमारे महाराष्ट्र के राजनीति में केंद्र स्थान पे है। बताइए क्यों? ये हमारे गुलाम चाटुकार हिंदू। CAA का विरोध हिंदू ही करेंगे, NRC का विरोध हमारे ये चाटुकार गुलाम नालायक हिंदू करेंगे। राम मंदिर जिसने 400 करोड़ का राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, उसका विरोध कौन करेगा? वही यही चाटुकार हिंदू करेंगे। तलाक कानून का विरोध यही चाटुकार हिंदू करेंगे। अब जो वक्फ पर विरोध जताने रोड पे आए हैं और जो मुसलमानों की लड़ाई उधर उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, वो कौन है? यही हमारे गुलाम चाटुकार हिंदू है। पता नहीं मित्रों, मुझे आप कमेंट में बता दो कि ये मोमिन के पास कोई मैग्नेट होता है क्या, जो ये गुलाम चाटुकार हिंदू चाटते चाटते उनके पास खींचे चले जाते हैं। अपने बेटियों का बलात्कार होने के लिए, मुझे तो लगता है बलात्कार होने के लिए, मारकाट के लिए मोमिन को ये लोग अपना बाप बनाते हैं। इतनी गुलामी, इतनी चाटुकारिता, स्वार्थ में लिप्त ये नालायक मोमिन से कटेंगे, प्रताड़ित होंगे, बलात्कारित होंगे, सब होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे क्या? मेरा अब्दुल अलग है। वंदे मातरम।